नक्सल एक्सपर्ट कही जाती हैं आप या डिफेंस के क्षेत्र में आप काम कर रही हैं। क्या है ये एरिया? शून्य से ये यात्रा आरंभ हुई थी और शोध करते हुए ही माओवादी संघर्षग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंची डिफेंस सकती थी। बहुत रेयर सब्जेक्ट है मैम। बहुत रेयर सब्जेक्ट है। ये जो अंदर में विचार चल रहे हैं ये सारे डिफेंसिव हैं। क्या आप आर्मी से जुड़ी हैं? फिर आप नक्सल एक्सपर्ट भी हैं। नक्सल और प्रति नक्सली मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म का अध्ययन कि वो केवल हथियार लिए हुए दस्ता नहीं होते। क्या आपने सैनिकों को या आईपीएस वगैरह हम चर्चा कर रहे जी, थे, जी, बिल्कुल। आपका एग्जैक्टली विषय आप उन्हें क्या सिखाती थी? इन मनोवैज्ञानिक युद्धास्त्रों का प्रयोग करते हैं तो वो समाज में मनोभावों में आ रहे उतार चढ़ावों का अध्ययन होता है। क्या आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं? अकेलापन की स्थिति होती है, उस समय कई नेगेटिव विचार मन में आते हैं। शारीरिक जिम तो सब जाते हैं, बौद्धिक जिम कौन जाएगा? क्या आप किसी नक्सलाइट से मिली हैं? आप जिस माओवादी की कल्पना कर रहे हैं वो केवल त्रिभुज का एक कोना है, उनका भी एक इकोसिस्टम वर्क कर रहा होता है वहां पे। दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर हफ्ते अलग अलग ओजस्विनियों को आपके बीच लेकर आते हैं ताकि आप उनसे प्रेरित हो, मोटिवेट हो और अपने जीवन को एक दिशा दे सकें। इसी कड़ी में एक बेहद ही खास ओजस्विनी हमारे बीच है, डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी, जो कि नक्सल एक्सपर्ट है, राज्य बाल संरक्षण आयोग की हाल ही में अध्यक्ष बनी है और बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें मैडम काम करें, जिस पर हम विस्तृत तरीके से बात करेंगे। तो वर्णिका जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार धन्यवाद, आप जी। सभी को मेरा जी, नमस्कार। थैंक यू कि आप हमारे बुलाने से हमारे स्टूडियो आई हमारी ओजस्विनियों के लिए, एक ओजस्विनी बनकर। जी, तो पुनः धन्यवाद। स्वागत करती हूँ वर्णिका जी। धन्यवाद। जी, तो वर्णिका जी, सबसे पहला मेरा सवाल है, मैंने तो बहुत संक्षिप्त में आपके बारे में बताया, अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अपने विषय में स्वयं के मुख से बताना बहुत ही संकोच की बेला होती है कि ऐसा हम कैसे बताएं। जी, परंतु आपका जैसे कि कार्यक्रम का एक शीर्षक है ओजस्विनी, तो प्रत्येक महिला के अंदर तेजस्विता होती है, परंतु जब वो अपनी तेज, अपने प्रकाश को इस समाज के कल्याण के लिए लाती है और प्रत्येक जगह को प्रकाशित करती है तो फिर वो ओजस्विनी बन जाती है। कुछ इसी प्रकार की कहानी, कुछ इसी प्रकार की यात्रा मेरी भी है, जो कि इस कार्यक्रम को देख रही प्रत्येक महिला की भी होगी। शून्य से ये यात्रा आरंभ हुई थी। शून्य से शिखर, शिखर तो मैं कोई स्थान मानती नहीं, शिखर मन की संतुष्टि होना होता है। परंतु शून्य से जो यात्रा आरंभ हुई उसमें ढेर सारे संघर्ष भी थे, ढेर सारे चयन थे, ढेर सारी स्थितियां थी। तो इस प्रकार से यदि हम कहें, तो यदि एक परिचय मांगेंगे तो मैं एक शोधार्थी हूँ जो जीवन में निरंतर शोध करती रहती हूँ। शोध का माध्यम होता है परिभ्रमण, शोध का माध्यम होता है अध्ययन, शोध शोध का माध्यम होता है ऑब्जर्वेशन, शोध का माध्यम होता है विश्लेषण, और इन सबसे प्राप्त जो निचोड़ होता है उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान करके इस समाज के कल्याणार्थ उन तक के पहुंचाना। इतनी खूबसूरत परिभाषा वर्णिका जी जब आप दे रही थी, मैं आपके शब्दों में गुम हो जा रही थी। मतलब इतना खूबसूरत परिचय और इतनी सादगी और इतने खूबसूरत शब्दों का चयन किया आपने। तो जैसा कि और इतने खूबसूरत शब्द हैं, लेकिन आपके कार्य बिल्कुल इसके विपरीत हैं। एकदम आप जैसा तेजस्विनी और ओजस्विनी की आपने व्याख्या दी, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये होगा, नक्सल एक्सपर्ट कही जाती हैं आप या डिफेंस के क्षेत्र में जी, आप काम कर रही हैं। क्या है ये एरिया? क्या है वो? और ये वर्ड से ही सिहर जाते हैं लोग और आप उसपे बिल्कुल एक ओजस्विनी की तरह लड़ी। तो उसके बारे में जी। हमारे दर्शकों को बताइए। जी। जब हम माँ दुर्गा की जब हम आराधना करते हैं हुँ, नवरात्रि में, हुँ। तो केवल वो आराधना मात्र नहीं होता, उनसे हम बहुत सारी शक्ति आत्मसात करते हैं। कैसे हम देखते हैं कि माँ दुर्गा अष्टभुजा होती है, समय समय पे विविध स्वरूपों को धारण करती है हुँ, और इस समाज में उसके अनुसार अपनी उपयोगिता, अपने संसाधनों की उपयोगिता और लोगों के बीच में संचरण करते हैं। हुँ, हुँ। ठीक उसी प्रकार से आज हमारी भी स्थिति होती है। मैं बहुत ही अंतर्मुखी स्वभाव की हूँ।
आरंभ से ही माता के लिए चिंता का विषय था हुँ, हुँ। कि ये लड़की आखिर क्या करेगी? इस भागती-दौड़ती दुनिया में मेरी शनह-शनह चलने वाली बिटिया की क्या भूमिका होगी? हुँ। इतनी अंतर्मुखी बिटिया जो अपने को चोट लग जाने पे भी पहले ये देखती है कि चोट लगाने वाले को तो दर्द नहीं हुआ। ओह! तो ऐसी बिटिया का इस समाज में कोई कल्याण है कि नहीं? जी, कई पंडितों से क्या उन्होंने होगा चर्चा आपका? भी की। जी। एक माँ का स्वाभाविक भाव हाँ, था, हाँ। जी। बहुत धीरे करती थी। प्रत्येक काम में इतना मंद गति होता था कि माँ बहुत चिंतित रहती थी हुँ, हुँ। कि आखिर ये लड़की करेगी तो करेगी क्या? हुँ। उनका सदैव से प्रश्न रहता जी। था। लेकिन आज जो मैंने अभी अपना परिचय दिया कि मैं एक शोधार्थी हूँ, हुँ, तो शोध एक ऐसी प्रक्रिया है हुँ। जो कभी जल्दबाजी में आपको रिजल्ट नहीं देती। पेशेंस चाहिए। उनकी ये जी। बिटिया शोध के लिए ही जन्म ली थी और हुँ। शोध करते हुए ही माओवादी संघर्षग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंची और वहां पे आज अपने कार्य को किया। ये जरूरी नहीं है कि बहुत तेज गति के कार्यों को करने के लिए बहुत तेज गति का होना जरूरी है बहुत बड़ी या बात। बनना जरूरी है। हुँ। आपको मन से विचारों का एकत्रीकरण और बिल्कुल संयमित भाव का होना जरूरी है। अपने लक्ष्य को केवल एक बात ध्यान रखना चाहिए कि शुक नेत्रम दृष्टयित्वा सरसंधानम कुरु। तोते की आंख को लक्ष्य मान के हमको निशाना साधना है। इसके लिए ये जरूरी नहीं हम क्या बन रहे हैं, इसके लिए ये जरूरी है हम क्या हैं और हमारे अंदर के गुण इस समाज के कल्याण में कहाँ तक बहुमुखी प्रतिभा के रूप में आ सकते हैं और बहुआयामी साबित हो सकते हैं। मुझे अंदर से शुरू से पता था हुँ। ये जो अंदर में विचार चल रहे हैं ये सारे डिफेंसिव हैं, ये सारे रक्षा से जुड़े हुए विचार हैं। मैं अपने लिए कभी लड़ाई नहीं कर सकती थी, परंतु अपनों के दर्द पे जरूर मेरी आवाज मुखर हो जाती थी। क्या बात कही आपने। और यही विषय था हुँ। कि मैं अपने विषय में तो कभी नहीं सोचती थी, अपनों के विषय में भी गौण कर लेती थी जब मुझे उनके बारे में सोचना होता था जो मेरे दृष्टि के परास से कहीं दूर होते थे। हुँ, हुँ। तो यही वजह थी कि जब मुझे विषय चुनने की बारी आई, मैंने स्नातक विज्ञान से किया है, हुँ, हुँ। केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी हुँ, से। हुँ। उसके बाद मेरे पास एक ऐसा मार्ग था कि मैं सामान्य सा विषय लेके हुँ। अच्छे से स्नातकोत्तर करती और जी। अध्ययन हुँ। करने के बाद में अपना रोजगार और कर डिफेंस सकती थी। बहुत रेयर सब्जेक्ट है मैम। बहुत रेयर सब्जेक्ट है और हम तो केवल 2 ही युवतियाँ थी जो डिफेंस कर रही थी हमारे समय में। लेकिन आज आप जाके देखिएगा कि डिफेंस की कक्षा सभी युवतियों से सरोबार है। तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक और ये चेंज आप ये हमने कितने साल देखा। पहले की बात बता रही हैं मैम? मैंने 2006 में अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा किया था। ओह! उसके तुरंत बाद ही एक ऐसा अवसर आया, मैं हमेशा ज़िंदगी में ये मान के चलती हूँ कि प्रत्येक महिला के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के हुँ। लिए जभी भी वो जीवन में किसी चयन के लिए या किसी चुनौती के सामने आती है, तो 2 भाई हमेशा उसके पास आते हैं और ये मैं अपने प्रत्येक वक्तव्य में बोलती हूँ। 2 भाई तुरंत आपके सामने आके खड़े होते हैं, आपकी जब आप दुविधा के द्वार में खड़े होते हैं। हुँ। 2 भाई तत्काल आके आपका बायाँ और दाहिना हाथ पकड़ते हैं और आपको खींच के अपनी ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। वो 2 भाई होते हैं संकल्प और विकल्प। संकल्प कहता है कि भाई चुनौती तो बहुत सामने होगी, बस एक बार मुझे पकड़ लो और साहसी योद्धा बन के आगे बढ़ो। लेकिन विकल्प कहता है मैं तुमको इस दरवाजे से पीछे जाने के या पीछे खिसकने के बहुत से ऐसे उपाय बताऊंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो मैंने सदैव जब भी दुविधा के द्वार पे खड़ी हुई तो संकल्प का ही हाथ थामा। ढेर सारी चुनौती आई, बहुत से संघर्ष आए, पर यकीन मानिए यदि आप अपनी पहचान एक योद्धा के रूप में कर लेती हैं, एक वॉरियर के रूप में कर लेती हैं, तो जिंदगी की कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। मेरे भी सामने एक ऐसी घड़ी आई जब मुझे विषय ऐसा चुनना था कि मैं एक गृहिणी थी, मुझे एक टेबल कार्य वाला पीएचडी चुनना था जिसके बाद भी मुझे डॉक्टरेट मिलता, हुँ। संघर्ष वाली पीएचडी करती तो भी डॉक्टरेट मिलता, दोनों ही प्रकार की पीएचडी में डॉक्टरेट मिलता, कोई किसी से कमतर नहीं था। परंतु मैंने उस विषय का चयन किया क्योंकि बाल्यकाल से ही मेरी सामाजिक और राष्ट्रीय सहानुभूति जागृत हो चुकी थी, अंतरात्मा में थी। वो शनह शनह मंद गति वाली वर्णिका के भीतर कुछ ऐसी प्रकार की प्रक्रियाएं थी कि वो समाज को देना चाहती थी, समाज को देने की प्रक्रिया बचपन से थी और ये बात सब लोग देख के आश्चर्यचकित थे। परंतु इस प्रक्रिया का जब उत्थान हुआ, जब मैं स्नातकोत्तर करने को आई, हुँ। तो मुझे एक समस्या
जो ऐसा लगता था कि इस समस्या का कहानी बहुत होता है, इस समस्या पे बहुत हाइड्रोलिक वे पे बातें होती हैं, परंतु इसका समाधान क्या? तो हुँ, मैंने, चूँकि मैं सैन्य मनोविज्ञान की भी छात्रा रही हूँ, हुँ, तो इसमें एक गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, गुरिल्ला टैक्टिक्स एंड गुरिल्ला स्ट्रैटेजी। हुँ। तो उस समय पे मेरे लिए बहुत कठिन प्रक्रिया थी माओवादी संघर्षग्रस्त क्षेत्रों के लिए अपने शोध कार्य को आरंभ हुँ। करना। जी अ, मैम, यहाँ पे आपको थोड़ा-सा मैं प्रश्न को इस ओर ले जाना चाहूँगी कि जैसे हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, कि जी। आप डिफेंस की रही और उसके बाद आपने कहा कि एक सेल्फ सेल्फ डिफेंस के क्षेत्र में, नहीं, तो सेल्फ डिफेंस नहीं, हम सामाजिक सुरक्षा का। सामाजिक सुरक्षा। जी, तो आमतौर पे जब हम डिफेंस सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक आम व्यक्ति के दिमाग में आर्मी आता है जी। या मैं कहूँ कि रक्षा क्षेत्र आता है। एग्ज़ैक्टली डिफेंस में क्या आप आर्मी से जुड़ी हैं? फिर आप नक्सल एक्सपर्ट भी हैं। ये हाँ जी। दोनों तीनों को आप आपस में तालमेल कैसे बिठा जी, के बताना चाहेंगी? मैंने जी। जिस प्रकार अन्य विषयों में स्नातकोत्तर होता है, हुँ, बिल्कुल उसी प्रकार से रक्षा अध्ययन, हुँ, रक्षा और स्ट्रैटेजिक अध्ययन में भी स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम हुँ, होता है, हुँ, जिसमें आपको नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट और मिलिट्री साइकोलॉजी ऐसे विविध प्रकार के हुँ। आयामों पे आपको अध्ययन कराया तो जाता क्या है। आपने सैनिकों को या इस तरह के प्रोफाइल्स को भी ट्रेनिंग दी है? जैसा आईपीएस वगैरह हम चर्चा कर रहे जी, थे, जी, कि बिल्कुल। आपने तो क्या ट्रेनिंग आपका एग्ज़ैक्टली विषय आप उन्हें क्या सिखाती थी? देखिए, सैन्य मनोविज्ञान, जब हम एक सामान्य मनोविज्ञान या समाज मनोविज्ञान की हुँ, बात हुँ। कर रहे होते जी। हैं, तो वो समाज में मनोभावों में आ रहे उतार-चढ़ावों का अध्ययन होता है, हुँ। या सामाजिक परिवेश में मनोविज्ञान की क्या स्थिति होती है, क्या इसका आप एक आकलन। साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जब आप मनोविज्ञान की जी, बात जी, करें? जी। जी। तो इसमें क्या होता है, सैन्य मनोविज्ञान ये एकदम नव शब्द के रूप में हुँ, आता हुँ, है हुँ, समाज हुँ। में। तो इसके 3 विविध क्षेत्र होते हैं, जो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं हुँ, बताना हुँ। चाहूँगी, जी। कि जैसे मैंने अपना पहला शोध अध्ययन किया, उसमें था कि नक्सल और प्रति-नक्सली मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म का अध्ययन। तो शब्द से ही स्पष्ट है, हुँ, पहला होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जैसे हम सामान्य वेपनरी सिस्टम देखते हैं, वैसे हुँ। ही साइकोलॉजिकल वेपनरी सिस्टम होता है, जिनको साइवेप्स कहते हैं। तो माओवादी कैसे अपने गुरिल्ला युद्ध कर्म के दौरान, कैसे मोबाइल वॉरफेयर के दौरान इन मनोवैज्ञानिक युद्धास्त्रों का प्रयोग करते हैं, केवल मन को प्रभावित करने वाला नहीं, कैसे प्रोपागेंडा, र्यूमर, ब्रेन वॉश, ऐसे विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक युद्धास्त्रों का प्रयोग करते हैं, इसके कम से कम में मैंने 253 डायमेंशंस अपने शोध में लेके आए हैं। जी, प्रचार ही 37 प्रकार का, 37 टाइप्स ऑफ जी। प्रोपागेंडा होता है, जिसको माओवादी यूज करते हैं। टीसीओसी, टैक्टिकल काउंटर ऑपरेशन के दौरान, कैंपेन के दौरान वो हुँ, कैसे प्रोपागेंडा और र्यूमर का यूज करते हैं। मनोविज्ञान का पहला भाग ये है। दूसरा सैन्य मनोविज्ञान का भाग होता है बिहेवियरल डायनामिक्स का अध्ययन करना। हुँ, तो इसमें संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में लोग अलग प्रकार के मनोभाव हुँ, से रहते हैं, हुँ, परंतु कॉन्फ्लिक्ट जोन में, जहाँ पे हमेशा एक फियर एंड शॉक का एटमॉस्फेयर होता है, हुँ, वेदर इट इज फॉर सिक्योरिटी पर्सनल्स, हुँ, वेदर इट इज फॉर वहाँ के जो सिविलियंस है उनके लिए, हुँ, या फिर हम कहें कि माओवादी संघर्षग्रस्त क्षेत्र में हताहत हुए लोग, हुँ। इनके लिए एक अलग प्रकार का बिहेवियरल डायनामिक्स काम जी। करता है। तो इसका ये दूसरा ये पार्ट है वर्णिका ये। जी, ये जो बिहेवियरल डायनामिक्स बोल रही है, मैंने आपके एक साक्षात्कार में सुना था कि जो सैनिक होते हैं, वो शारीरिक स्थिति से नहीं हारते हैं जंग जी, में, वो मानसिक स्थिति से हारते हैं। बिल्कुल। जी, और इसको मैं कोरिलेट इसलिए करना चाहूँगी, क्या मैं सरल शब्दों में अपने दर्शकों को ये बोल सकती हूँ कि आप सैन्य सीमा को मानसिक बल प्रदान करती हैं, उनकी मानसिक स्थिति बदल के, क्या मैं ऐसा समझ बिल्कुल, सकती हूँ? बिल्कुल। उन क्षेत्रों में जो सुरक्षा बल होते हैं, वो सरकार की ओर से आमुख होते हैं। हुँ, सरकार की ओर से, या और हम सबके लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए, जो वहाँ पे हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो हुँ, वास्तव में हुँ। वहाँ सुरक्षा बल हैं। जी। सुरक्षा बल के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे हुँ, एडमिट हुँ। करना जी। चाहूँगी, कि वो केवल हथियार लिए हुए दस्ता नहीं होते। हुँ, वो भी एक सामान्य मानव होते हैं, जो अपने परिवार को छोड़ के वहाँ पे अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हुँ, होते हैं। हुँ। और मैदानी क्षेत्रों की सुरक्षा बल की ड्यूटी और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में थोड़ा अंतर हुँ, होता हुँ। है। बिल्कुल। वहाँ पे आप नियमित रूप से पारिवारिक संपर्क में नहीं आ पाते हैं। हुँ, आपको ड्यूटी का रोटेशन नहीं मिल पाता है, आप लगातार अपने घर से संपर्क में नहीं आ पाते हैं। घंटों आपको पेड़ों पे चढ़ के अपनी ड्यूटी करनी होती है। कभी भी कहीं पे भी एम्बुश में आप फँस सकते हैं, कोई भी प्रकार का अटैक हो सकता है। इस प्रकार के आप हॉस्टाइल सिचुएशन में, हॉस्टाइल ज्योग्राफिकल सिचुएशन में, हुँ, हुँ। हालाँकि इन सब की उनको ट्रेनिंग होती है, उसके बावजूद वो इस प्रकार के दायित्व का यानी आप निर्वहन कर कार्य रहे क्षेत्र होते में हैं। गई हैं। बिल्कुल। डेंस से डेंस फॉरेस्ट्री में मेरा लगातार जाना हुआ है, हुँ, और
अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं कहूँ 5,000 से अधिक सुरक्षा बल सैनिकों से मैंने बातचीत की है। हुँ। मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अपने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल। कौन-सी मानसिक समस्या अब आम तौर पे आपने देखी कि ये इस एरिया पे मुझे काम करना पड़ेगा, तब जो मेरे सैनिक भाई हैं, जो फौजी भाई हैं, जो देश का भविष्य है, उनकी मानसिक स्थिति को मैं सुदृढ़ कर पाऊँगी अगर मैं इस एरिया पे काम करती हूँ, कौन-सा है वो एरिया? नहीं, ये पूरा जो माओवादी संघर्षग्रस्त क्षेत्र है, हुँ, इसमें आप जितने डेंस एरिया में जाते जाएँगे, जहाँ पे संचार के माध्यम नहीं है। हुँ, अब हुँ, तो काफ़ी उन्नतशीलता की ओर हैं हुँ, हम लोग, हुँ, लेकिन हमने वो दिन भी देखा है कि हमारे सुरक्षा बल जवान घंटों पेड़ पे लगे रहते थे। कई-कई हुँ, दिनों तक अपने परिवारजनों से बात नहीं कर पाते थे और उस समय एक अकेलापन होता है और एक एकाकीपन होता है। हाँ, तो वो जो अकेलापन की स्थिति हुँ, होती हुँ, है, उस समय कई नेगेटिव विचार मन में आते हैं। कैसे तो पॉज़िटिव किया उनकी आपने? काउंसलिंग करना, उनको उनके परिवार के प्रति संवेदनात्मक दृष्टिकोण के साथ-साथ कुछ अच्छी हुँ, चीज़ों के विषय में बताना, उनके साथ बटालियंस में कई-कई समय बिताना। तो ये स्थिति आई एक समय के बाद हुँ, में हुँ, कि सुरक्षा बल जवानों को लगा नहीं, हमको भी समझने वाला कोई आता है बीच-बीच में। उनका हुँ, दरअसल क्या होता है, एक छोटा-सा ट्रिक है। हुँ, हम एकदम जब डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं, तब हम मानते हैं या अवसाद की स्थिति में हुँ, कि अब ये थोड़ा इसका बिहेवियर इधर चेंज हो रहा चेंज है हो रहा है, जी। या डायमेंशन चेंज ले रहा है। हुँ, लेकिन मैंने हमेशा एक सूत्र दिया कि जब आपको मानसिक थकान होने लगे, हुँ, तो आप अपने बाजू वाले को बताना शुरू कर दें और बाजू वाला यदि अपने बाजू वाले की मानसिक थकान का अनुभव कर ले, तो किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं ये पड़ेगी। जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगा, बिल्कुल, आपका ये बिल्कुल। मंत्र। बिल्कुल, मेंटल फटीग टेस्ट होता है एक, वो हुँ, हमने वहाँ पे करना शुरू किया और वो खेल के माध्यम से करना शुरू किया। तो सच बताऊँ कि लोगों को एक बात पता चलने लगी कि हुँ, हमारी बुद्धि की क्षमता या हुँ, दक्षता इतनी थी, बुद्धि की क्षमता इतनी थी और हमारी कैपेसिटी इतनी थी और हम उसको कार्य में इतना निरूपित कर पा रहे हैं। तो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि क्योंकि स्ट्रेस हमारा है। मानसिक थकान इतना है। तो उनको समझ आने लगा नहीं, ऐसा करके तो हम स्टोर्ड फैट कन्वर्ट कर रहे हैं। हुँ, और हुँ, हुँ। मैंने हमेशा ये कहा शारीरिक जिम तो सब जाते हैं, बौद्धिक जिम कौन जाएगा? ओह! तो जी। ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रश्न खड़े करती थीं और हुँ, लोगों को काफ़ी अच्छा लगने लगा। धीरे-धीरे हमने कोविड के दौरान भी कई हज़ारों सैनिकों का काउंसलिंग किया है, हुँ, ऑनलाइन काउंसलिंग किया, वहाँ पे पहुँच के किया। तो वहाँ पे लोग जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, हुँ, आप उधर सुदूर वनांचल में जाके देखिए, मैं चेरपाल से आगे की बात कर रही हूँ हुँ, हुँ। बीजापुर में। जी। सुरक्षा बल जवान एक-दूसरे को अपनी गृहस्थी मान लेते हैं और ओह! वो वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आप वहाँ पे जाके देखिए वो अतिथि सत्कार करेंगे। हुँ, तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ़ वो हथियार पकड़े हुए दस्ता नहीं होते, वो इंसान भी होते हैं। आम इंसान होते हैं, उनको भी स्नेह की आवश्यकता होती है और जब वो वहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं, तो एक आम जन जब उनके साथ होता है, आज आम जनता देखिए, हुँ, आज हम क्यों कह रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत का लक्ष्य रख सकेंगे। हुँ। आज क्यों गृह मंत्री जी ने कहा कि हम माओवाद के खात्मे के लिए बिल्कुल तैयार हैं और 1 हो साल गया का है। टारगेट, हम जी। निर्णायक स्थिति में पहुँच चुके हैं हुँ, बिल्कुल। हुँ, इसमें बहुत बड़ा कारण है आम जनता और सुरक्षा बल, क्योंकि अब आम जनता ये चीज़ समझने लगी है कि यदि माओवादी हमारे कल्याण के लिए आवाज़ उठा रहे थे, तो उन्होंने कितने स्कूलों की स्थापना कर दी, कितने अस्पतालों का निर्माण कर दिया। हुँ, केवल एक काम किया और वो था ब्लड शेड। आज उनके बच्चे तो बड़े-बड़े नगरों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में हुँ, पढ़ रहे हैं, हुँ। पर आम आदिवासी के बच्चे जो हैं, आम सिर्फ़ जनजातीय खून बहा रहे बच्चे, हैं जो ब्लडशेड सिर्फ़ आपने उनका कहा। खून बह रहा है। तो हुँ, और कौन आ रहा है इनके लिए सड़क निर्माण करने? हमेशा से मैंने कहा कि जैसे कहते थे ना, 2 बच्चा जब सुंदर दिखने लगता है, खूब हुँ, प्यारा-सा दिखने लगता है, हुँ, तो माँ ऐसे अपने गोद में उठाती है और हुँ, उसको एक छोटा-सा काला टीका लगाती है। हुँ, तो मैंने भी कहा कि बस्तर में प्रकृति माँ का अद्भुत आशीर्वाद विद्यमान हुँ, है। हुँ। तो बस वहाँ हमें पे भी काला टीका 2 लगाना है। काले टीके की ज़रूरत थी, हाँ, एक ब्लैक बोर्ड और दूसरा ब्लैक रोड। ओह! जितना ज़्यादा संचार होगा, जी। जितनी ज़्यादा जन जागरूकता होगी, वो क्षेत्र उतनी ही जल्दी भय मुक्त और विकास युक्त होगा। बना रहे हो मन के जीते जीत, तो आप उनके मन को मजबूत बना रही हैं, उनके दिमाग को, उनकी मानसिक स्थिति को अच्छा कर रही हैं, तो खुद आप एक वॉरियर हैं। जी। तो मुझे अब आपका प्रोफाइल एग्ज़ैक्टली समझ में आया कि आप तो खुद एक रण क्षेत्र की एक सैनिक के जैसे मैं आपको अब देख पा रही हूँ। मैम जी। अभी हाल ही में आपको ये राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है और बच्चों के क्षेत्र में मैं कहूँगी अभी एक रेप केस की मैं चर्चा करना चाहूँगी जो जी। दुर्ग में हाल ही में बहुत ही मर्मम मैं कहूँगी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु बिल्कुल, थी। बिल्कुल। इस बारे में क्योंकि आप
इस बाल आयोग की अध्यक्ष भी एक महिला भी हैं। तो क्या सोचते हैं और आपका क्या नज़र है? क्या कहना चाहेंगी इस विषय में आप? देखिए, आज हम जब भी बात करते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, हुँ, अपने देश की गौरव की बात करते हैं, तो उसकी नींव कौन होता है? ये बच्चे ही होते हैं। आज हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, हुँ, तो हम कहते हैं हमारे पास बहुत युवा हैं, भारत युवाओं का देश है, हुँ, पर युवा कहाँ जा रहा है? आज उस घटना के पीछे देखिए, कितना बड़ा नशा वृत्ति का जो हुँ, हुँ, प्रकोप है, जी। वो आप देख सकते हैं। क्यों हमारे छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में इस प्रकार की दुखद और इतनी दुखद स्थिति जो है, जो हुँ, आज सिर्फ उस घर या मोहल्ले की नहीं थी, दुर्ग के हुँ, उरला हुँ, हुँ, क्षेत्र की, हुँ। घरों घर में उसकी पीड़ा आपको देखने को मिली। और बहुत क्यों? आक्रोश है। क्योंकि वो असहनीय है। हुँ, एक 6 साल की बच्ची के साथ, वो बच्ची जिसको हम पूजते हैं नवरात्रि में, हुँ। कंजक और कन्याएँ पूजते जी, हैं वर्णिका उनके मैम, साथ। ये तो केस हमारे सामने आ गया, हम 6 साल की बच्ची है। ऐसी कितनी 6 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची के साथ निर्मम इस तरह का रेप केसेस हो रहा है। मैं एक आपकी एक आम राय चाहूँगी रेप केसेस के बारे में, इसको रोकने के बारे में, बच्चों में ख़ासकर, क्योंकि बाल आयोग है अब आपके पास। जी। तो आप क्या सोचती हैं? क्या नज़रिया है आपका? क्या एक्शन्स आप लेना चाहेंगी? क्या दृष्टिकोण है? किस तरह से देखती हैं? ओवरऑल आप बताइए। जी, देखिए, आयोग अपने काम करेगा और हुँ, कानून भी कटिबद्धता से अपने काम करेगा। हुँ, इसके लिए हम सबको, और मैं स्वयं, हुँ, हम हुँ, सब प्रण लेंगे और स्ट्रिक्ट होंगे हुँ, कि कानून सख्त से सख्त हों, इतने सख्त हों कि ऐसा कुछ करने से पहले भी उनको जी, समझ आनी चाहिए, हुँ, पहली बात। अब मैं पिरामिड के सेकंड स्ट्रक्चर में आती हूँ। हुँ, पेरेंट्स, पेरेंट्स को बच्चों को केवल मटेरियलिस्टिक नहीं बनाना है। हुँ, बच्चों को जिस योद्धा बनने की बात कह रही थी, अब वो समय आ गया है जिस समय चुनौती भीषण है, हर देशद्रोह सीना ताने। तो इस समय में हमको अपने बच्चों को जागरूक बनाना है, अपने घर में रोबोट्स नहीं जनरेट करने हैं, अपने घर में वीरांगना दुर्गावती बनानी है, वीरांगना लक्ष्मीबाई बनानी है। ये ना सोचिएगा कि ये सिर्फ बातों की बात है, हुँ, ये बात बहुत गहन बात है। आप अपने घर में अपनी बच्चियों को इतना कैपेबल बनाइए कि वो गाड़ियों या भौतिकवादी संसाधनों की ओर ना ताकें। आप ये बनाइए कि नहीं, आज हमारे साथ कोई ऐसा करता है, तो हम वो छोटी भी बच्ची में आप इतनी क्षमता कीजिए, इतनी हुँ, सक्षमता या गौरव भरिए कि वो व्यक्ति ऐसा करने से बाज आ हुँ, जाए। हुँ, तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज हमारा भाई हो, बेटा हो, हुँ। कोई भी हो, यदि नशे वृत्ति का शिकार हो, तो उसके लिए घर से ही कानून का इंतजार मत कीजिए, आप स्ट्रिक्ट जी, एक्शन लेना पूरा शुरू कर माहौल बदलना दीजिए। पड़ेगा। बिल्कुल, हम क्या करते हैं, उस पे हुँ, चादर ढकने लगते हैं, जी, और ये चादर ढकने की आदत हम प्रत्येक बहनों को छोड़नी पड़ेगी। आज ये भाई है, कल कहीं और का भाई है, जो किसी और के लिए ये कसाई वाला कृत्य करेगा, तो अपने घर से रोकने का आरंभ कर दीजिए। वनिका जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह की बड़ी वारदातें होती हैं शहर में या राज्य की हम बात करें, तो हर चीज़ ना अपना एक मैं कहूँगी एक जब कुछ बड़ी घटना होती है उसके पहले कुछ ना कुछ हमें सिम्पटम्स दिख जाते हैं। जी, जैसे बीमारी होती है, बीमारी के पहले कुछ ना कुछ हमें हमारा शरीर बिल्कुल, बताता बिल्कुल। होता है। जिस तरह से उनके घर के व्यक्ति ने इस तरह का अगर किया है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, तो हमें क्या आप मानती हैं कि हमें भी अलर्ट रहना पड़ेगा, वो छोटे से छोटे बिल्कुल, सिम्पटम को ध्यान रखना पड़ेगा और बिल्कुल पेरेंट्स अ, को इट्स नॉट ओनली फॉर पेरेंट्स यस, बट फॉर वी ऑल। सोसाइटी। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी हुँ, जहाँ हम लोग रियल लाइफ में इतने इन्वॉल्व हैं कि हुँ। रियल लाइफ से दूर हैं। जी, जी। और रियल लाइफ की जो इन्वॉल्वमेंट है, ये जो स्क्रॉल कर करके हम देख रहे होते हैं, हुँ। पहले तो 30 मिनट का यूट्यूब वीडियो आराम से देख लेते थे, आज 30 सेकंड का शॉर्ट्स वीडियो का भी, शॉर्ट्स भी हम निकाल देते हैं। हुँ, क्यों? क्योंकि हमने चलती फिरती दुनिया से स्टैटिक वर्ड की अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है। हुँ। तो हमको पता ही नहीं है हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारे ओह! बच्चे के साथ क्या हो रहा है। बहुत गहरी बात कहा आपने। और बच्चा जब आके आपको 2 बार पिन करता है, माँ ये चाहिए, अरे ले लो ना, हुँ, हुँ, ये जो खींच के उत्तर आता है, ये वृत्ति हमको भी बदलनी होगी। हुँ। इस चलती फिरती दुनिया का वापस से हिस्सा हम दूर बनिए। हो रहे हैं अपने बच्चों से। जी। जी। और रियल वर्ल्ड में प्रवेश कीजिए,
तो रियलिटी से अवगत होंगे और रियलिटी की बुराइयों पे भी नकेल कसना यानी आरंभ आप करेंगे। एक तरह से ये कह रही हैं कि सोशल मीडिया के अगर फ़ायदे हैं, तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नुकसान भी है और कहीं न कहीं नुकसान भी आप है। सोशल मीडिया को जो मानसिक स्थिति हमारी जो कहीं न कहीं जी, हम स्ट्रेस हटाने के लिए वो रील्स देख रहे हैं, लेकिन वो हमें एक मानसिक स्ट्रेस में डाल रही है। इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेन फॉग एक्चुअली। यस। आप ब्रेन फॉग डेवलप कर रहे हैं। आपकी गाड़ी के कांच के आगे यदि कोहरा आ जाए तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। उसी प्रकार से यदि ब्रेन फॉग डेवलप होगा, आप बाहरी दुनिया से संपर्क छोड़ेंगे तो आपके दिमाग का ब्रेन फॉग भी एक्सीडेंट ऐसे ही वाले करवाएगा। यानी कहीं न कहीं वो कनेक्शंस भी हम मिस कर रहे हैं, जिस तरह से आपस में हम एक घर में हमने दूरी बना ली है। आत्मीयता का जो शब्द है वो विलोपित होता जा रहा है जी। और हम कृत्रिम दुनिया की ओर प्रवेश करते जा रहे हैं। एआई मोबाइल में अच्छा लगता है, हुँ, पर एआई ज़िंदगी में। वास्तविकता की जिंदगी को प्लास्टिक बना देगा। इसीलिए पैरेलल वर्ल्ड वाले वर्ल्ड से दूर रहिए। हम प्लास्टिक बनते जा रहे हैं मैम, वी जी, आर ऑन द प्रोसेस। एग्जैक्टली। यस। मैम, नक्सल क्षेत्र में मैं पुनः वापस आऊँगी। क्या आप किसी नक्सलाइट से मिली हैं? कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना देखिए चाहेंगी? एक और इसके साथ मैं एक और प्रश्न जी जी लूँगी। बिल्कुल। आम तौर पे हम नक्सलाइट्स को सोचते हैं कि ये बहुत खतरनाक व्यक्ति होगा, एक आम व्यक्ति हाँ। नहीं होगा नुकसान। हमने 1-2 लोगों से भी इस तरह की चर्चा की है जो इस तरह के क्षेत्र में हम्म। हैं। उनका रवैया उनकी तरफ बहुत पॉज़िटिव रहा है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है नक्सलाइट्स और एग्जैक्टली उस मैं एरिया के बताऊं बारे कि में? हम जितने भी लोग ये पॉडकास्ट भी देख रहे होंगे, आप हम जो भी बैठे हुँ, हैं, मैं हुँ, भी शोध अध्ययन जब आरंभ नहीं की थी हुँ, और आंख बंद करके बोलिए, अभी आप भी जो दर्शक देख रहे हैं, आंख बंद करके एक बार सोचिए तो कि माओवादी या जो हुँ, सामान्य हुँ, प्रचलित भाषा में नक्सलाइट बोलते हैं, तो आंख बंद करके सोचेंगे या जब आप बोलेंगे ना, एक स्थिराकृति का सिद्धांत होता है, स्टेट ऑफ इमेजिनेशन, हुँ। जब वो रख के सोचेंगे तो गन लिया हुआ ऐसा कुछ कोई भी एग्ज़ैक्टली। वर्दी टाइप का हुँ, हुँ। कपड़ा पहना मैं हुआ इमेजिन माओवादी कर रही आएगा, हूँ वही। जी, बिल्कुल जी, जी। ऐसा नजर आएगा नहीं। कवर्ड इससे फेस एंड ऑल। इससे इससे यस। बहुत दूर एक दुनिया होती है। त्रिभुज के 3 कोने होते हैं। आप जिस माओवादी की कल्पना कर रहे हैं वो केवल त्रिभुज का एक कोना है, परंतु जिन 2 कोनों की बात कर रही हूँ वो पैरेलल विंग है, जहाँ पे उनका पॉलिटिकल विंग भी होता है, जहाँ पे उनकी सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी भी होती है, जहाँ पे मीडिया वाले भी उनके होते हैं और जहाँ पे उनके भी छाया संगठन होते हैं जो एक समाज कॉर्पोरेट में चल रहा है। संचरित होती है। जी, एक कॉर्पोरेट जैसा बिल्कुल माहौल है। एग्जैक्ट वर्ड, उनका भी एक इकोसिस्टम वर्क कर रहा होता है ओह! वहां पे, जिसको पहचानना जो हमारे आसपास होते हैं, और मैं ही क्या, हम सभी जो उस क्षेत्र में गहन अध्ययन या काम कर रहे हैं, हुँ। कहीं ना कहीं उनसे वनिका जी, टकराते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर ये नक्सलाइट्स को हम मुख्य धारा से अगर जोड़ें, जिनका ब्रेन जी इतना चल रहा है कि वो बिना जहाँ हम एक बार पीछे पड़ जाते हैं जहाँ हम एक बार पीछे हो जाते हैं अपनी योजना को लेके, इनकी योजना इतनी योजनाबद्ध तरीके से ये चीज़ों को करते हैं जी कि ये बिल्कुल अपना इनका टाइम मैनेजमेंट आप देख लीजिए, इनका डिसिप्लिन, जी इनका जी भले एक हम नेगेटिव सेक्टर में इनकी बात करें, अगर इनको हम समाज के मुख्य धारा से अगर जोड़ें, तो ये कितना पॉज़िटिव हो सकता है। बिल्कुल, आज माओवादियों को देखिए या आप आतंकवादियों को देख लीजिए, हुँ, देश के आंतरिक शत्रु या बाह्य शत्रु किन्हीं की भी बात कीजिए, वो किनको लेके जाते हैं? किसी वृद्ध को लेके जाते हैं क्या? नहीं लेके जाते। हुँ, तो माओवादी भी जिनको लेके जाते हैं, ये बाकायदा मैंने शोध अध्ययन में प्रूफ किया है कि 18 से लेके 25 वर्ष के युवाओं और युवतियों को ही ले जाते हैं और अब तो वो बालकों को भी लेके जाते हैं। मीन्स हुँ, जिनको आप सामान्य भाषा में टीनेजर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ही विचारों का उद्वेलन होता है। बहुत तेज हुँ। गति से इनके विचार बदलते हैं और इनमें सीखने की अद्भुत क्षमता तो होती क्या है। आप किसी नक्सलाइट से मिली हैं? जी, वो तो ऐसा है कि आम तौर पे मैंने कहा उनके कई जी, प्रकार के लोग जी। होते हैं क्योंकि और वो भेंट होती है। आपके सामने से कोई नक्सलाइट जाएगा, मैंने सुना है कि कई बार आप पहचान भी नहीं पाओगे। जी, पर मतलब वो एक बिल्कुल एक लंबा नेक्स्ट। अध्ययन लगता है इस चीज़ों जी। को समझने में हुँ। और ऐसा होता है। लेकिन सही बात तो ये है, वो हमारे देश के बहुत ही बहुमूल्य संसाधन हैं, युवा जो होते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। और उन्हीं को वो क्रीम एज को वो हुँ। अपने साथ जोड़ लेते हैं। और आपके पास बाल आयोग है मैम, तो जी। ये तो जो इनका जो टारगेट मैंने एरिया भी है। कभी प्रण किया था, आपके पॉडकास्ट में जी। बताती हूँ, डुब्बा टोटा एरिया में गई थी या मैं चेरपाल या अन्य-अन्य क्षेत्रों में जब हुँ, जाती हुँ। थी, तो एक छोटा-सा प्रण इस छोटी-सी वर्णिका ने वहाँ के बच्चों की स्थिति को देख के किया था। जब मैंने बच्चों को वहाँ पे कॉपी किताब के स्थान पे कीड़े लगे हुए चावल बीनते हुए देखा हुँ। था। जब बच्चों को पढ़ने के स्थान पे कपड़ों को पटक-पटक के धोते हुए देखा था, तब मेरा मन बहुत द्रवित हुआ था और उस समय मैंने सोचा था, आज से
कुछ 3-4 साल पहले की भी बात बता रही हूँ और लगातार जाती रही जी। हूँ, तो एकदम सुदूर में। तो मैंने कहा ये बच्चे क्यों और किस कारण से महरूम हैं? क्यों? हुँ, क्योंकि इन तक के वो विकास की बयार नहीं पहुँची जो मैदानी हुँ, क्षेत्र हुँ। में है। जी। तो यदि इनके लिए कोई संविधान है या इनके लिए इनके जो अ, जो इनका जो कहना चाहिए इनका जो हक है, उनके लिए यदि कोई संवैधानिक पक्ष है, हुँ, जिनसे मैं इनके हक के लिए खड़े हो सकूँ, हुँ। तो वो जो भी चीज़ होगा, ईश्वर मुझे वो जगह ज़रूर देना। तो वर्णिका आज मैं मैम अपने लिए जी। नहीं, अपनों के लिए उस जगह पे आई हूँ और ये भी मैं ईश्वर का प्रसाद ही नवरात्रि में मानती हूँ। मैं वर्णिका मैम बिल्कुल ये चाहूँगी और हमारे सारे दर्शक भी ये चाहेंगे कि एक उम्मीद से जो आप इस पद पे आई हैं और भी हम उम्मीद करेंगे आप इससे भी बड़े पद पे जाएँ। तो जो हुँ। एक उम्मीद होती है, वो उम्मीद आप ज़रूर पूरी करें क्योंकि बहुत उम्मीदों से लाई गई ज़रूर। हैं आप। और जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो तेज है, जो एक ओजस्विता है, जो मैंने शुरू में भी कहा था, तो एकदम लग रहा है कि नहीं आप काम कर रही हैं बिल्कुल जुड़ के लोगों के साथ काम कर रही हैं। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे आप क्या करना चाहेंगी? आपके क्या-क्या आगे के मतलब एक जो हम बहुत शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें कि क्या-क्या प्राथमिक आपकी आंकड़े तैयार रणनीतियाँ हैं, हैं? जी, प्राथमिक आंकड़े तैयार हैं। जी। प्रदेश के प्रत्येक कोनों में गई हूँ। आज गाँव-गाँव में मेरे अपने परिवार हैं। हुँ, आज प्रत्येक ज़िले में आज मैं कह सकती हूँ कि मेरा एक मायका है। हुँ, हुँ, कई गाँवों की बेटी हूँ, कई क्षेत्रों ने मुझे बहन माना है, तो आज मैं कह सकती हूँ कि विशुद्ध आंकड़े मेरे पास हैं। अब बस सेकेंडरी आंकड़ों से संयोजन करके मैं उस क्षेत्र में जाने को तैयार हूँ। सरल भाषा में कहूँ कि ये सिपाही तो तैयार है, आप तैयार हैं? और लोगों से कैसे जुड़ेंगी? लोगों को अपना जैसे अभी तो आप बता रही गाँव आपके हैं, शहर आपके हैं। बिल्कुल। लोगों से जुड़ती कैसे हैं या कैसे और लोगों को भी जोड़ती जाएँगी खुद से? जितनी ज़्यादा सहजता आप रखेंगे, हुँ, बस अपना बनावटी स्वरूप कहीं नदी में प्रवाहित कर दीजिए। हुँ, हुँ, प्रत्येक व्यक्ति को अपना मान लीजिए। हुँ, यदि सश्रद्ध समर्पण को हम अपना ध्येय ले लें, सश्रद्ध समर्पण, श्रद्धापूर्ण समर्पण आपने सुना होगा। हुँ, हुँ, सश्रद्ध समर्पण वो कि हम ऐसा करके फेसबुक में ना दिखें तो भी चलेगा, हम हुँ, ऐसा करके इंस्टा में ना दिखें तो भी चलेगा, ट्वीट ना करें तो भी चलेगा। तो ऐसा समर्पण भाव जो हम अपने माता पिता के लिए लेते हैं, जो अपने सबसे प्रियजन के लिए लेते हैं, हुँ, यदि आप वसुधैव कुटुंबकम मान लें, हुँ, अपने हृदय को इतना खोल दें कि प्रत्येक निकलता हुआ व्यक्ति में मेरा पिताजी और मेरी माँ है करके, हुँ। तो वो दिन आपका भाव विशुद्ध सहजता से परिपूर्ण दिल होगा से जुड़ना और आप पड़ेगा। दिल से जुड़ जाएंगी उनसे। जी। कोई आर्टिफिशियल नहीं रहेगा। ना मैं छोटी ना तू बड़ा, ना तू छोटा ना मैं बड़ी, रहे सदा समभाव। इस जी, वाले भाव से जब हम काम करेंगे, तो निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति आपका घर, प्रत्येक व्यक्ति आपका भाई और प्रत्येक मातृशक्ति आपकी माँ या बहन होगी। जी। वर्णिका जी, अगला सवाल आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं। बहुत जी, सारे आपके ज़िंदगी के स्ट्रगल्स और उतार-चढ़ाव हमने चर्चा की। बहुत सारे हर किसी को आते हैं। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की अगर इस तरह से बिल्कुल आना चाहे, जैसे आप आगे बढ़ती चली गई, तो क्या उसके लिए संभव है और क्या-क्या मुश्किलें आई आपकी? कैसे आप उनसे लड़ी? ये सबको मैं बिल्कुल, संक्षिप्त में बिल्कुल। ये सबको अ, उत्तर मध्यम चाहूँगी। वर्गीय परिवार से आई, मध्यम वर्गीय परिवार में बेटियों को मेरा आग्रह है कि कभी इसको अपनी कमजोरी ना समझें, क्योंकि जितने कष्ट कंटकों में है जीवन उनका सुमन खिला और गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। यदि आज आपके पैर में छाले नहीं पड़ेंगे, तो आप छालों की दवाई नहीं बना सकेंगी और जो छालों की दवाई बनाएगी वही इस समाज की प्रणेता बनेगी। ये निश्चित कर लीजिए, क्योंकि दवाई की खोज वही कर सकेगा जिसके पैर में छाले पड़े होंगे। तो छालों से कभी घबराना नहीं है। बहुत तकलीफें आएँगी, हर पल तकलीफें आएँगी, पर हर मध्यम वर्गीय लड़की ऐसे ही ऊपर आएगी और अपने आप को अंगना से वीरांगना साबित करके दिखाएगी। बहुत खूबसूरत बात। मैम एक बहुत ही आम सवाल है, आप एक महिला हैं, बहुत विभिन्न क्षेत्रों में जाती हैं, बहुत आरोप, बहुत प्रत्यारोप एक महिला के जीवन में जैसे ही वो आगे बढ़ने लग जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा नाम लोग जानने जाते हैं, सबसे पहले उस पे आलोचना होती है उसकी। आप बिल्कुल। मैं नेगेटिव स्तर की बात कर रही हूँ। महिला होने के नाते क्या आपने इस तरह की टिप्पणियाँ अपने लिए सुनी? और सुनी तो उससे हाँ, आप आगे कैसे बढ़ी? क्योंकि वो मुश्किल होता है। नहीं, उसमें
चरित्र भी आता है, उसमें आपका कार्यक्षेत्र, उसमें सब कुछ आता है। जी। पृथ्वी भी 2 ध्रुवों से बनी हुई है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। हुँ, प्रत्येक चीज़ों में 2 प्रकार की अवस्था होती है। हमको सकारात्मकता को देखना है। हुँ, नकारात्मक चीज़ों के लिए अपने कान को अभ्यस्त कर दें कि वो ऐसा मेम्ब्रेन डेवलप करें कि नकारात्मक चीज़ें वहीं से ही निकल जाएँ। हुँ, बिल्कुल नहीं सुनिए। आलोचना को यदि सकारात्मक रूप में ले सकते हैं, तो लीजिए। और कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, हुँ, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुहाए। हुँ, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो निंदक होते हैं वो एक प्रकार से आपको मोटिव फोर्स जनरेट कर रहे हुँ, होते हुँ। हैं। उनको कभी हताशा के रूप में मत लीजिए। जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों लोगों का का काम है। काम है कहना, जी, और आगे बढ़ना हमारा काम है। जी। बहुत अच्छी चर्चा रही और ऐसा लग रहा है बस चर्चा चलती ही रहे, लेकिन जी। समय की एक सीमा है। जाते-जाते आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि एक महिला में ऐसा कौन-सा गुण ज़रूर होना चाहिए जो उसे निश्चित तौर पे एक ऊँचे शिखर पे बिठा के ही रहेगा? अपार धैर्य रखिए, अपार संवेदना रखिए, पर ये बात कभी नहीं भूलिए कि आपके अंदर एक दिव्य ज्योति है जो आपको निरंतर शक्ति प्रदान करेगी। अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनना कभी मत भूलिए। जी। पर्णिका जी, मैं आपसे इतनी देर से बात कर रही हूँ, आप बहुत सारे ऐसी जगह पे काम कर रही हैं जहाँ बहुत विचलित हैं लोग या एक जो मैं कहूँगी एटमॉस्फेयर उतना सूटेबल नहीं है। जी। आपको लोगों के दिमाग सँभालने आप खुद को जब से मैं बात कर रही हूँ ऐसा आप जो धैर्य वाली बात बोली वो धैर्य मुझे आप में दिख रहा है, वो हम्म, पोलाइटनेस मुझे आप में दिख रही है। जैसा आपने कहा कि इस तरह के फ़ील्ड में जाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप तेज़ हों। तो मैं आज ये मान रही हूँ कि इस तरह के फ़ील्ड में जाने के लिए आप में तो सर्वोच्च धैर्य और वो जो आप इंट्रोवर्ट वाली बात बोल रहे हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप समझेंगी कैसे लोगों को अगर आप सुनेंगी बिल्कुल। नहीं तो। तो आप ये धैर्य अपने अंदर कैसे लेके आती हैं? क्योंकि ये मुश्किल होता है। ये एक प्रकार से वैसे ही अग्नि परीक्षा की स्थिति होती है। हुँ, मन उस समय बहुत व्याकुल होता है। हम सब बहनें एक वो स्वरूप होता है जो हम घर की डेहरी से बाहर लेके जाती हुँ, हैं। एक वो स्वरूप होता है कि हम वापस डेहरी के अंदर लेके आती हैं और अपने परिवार में दिखाती हैं। पर सबसे प्योर स्वरूप कौन-सा होता है? जो हम रात में मुँह धोने से पहले आईने में देखती हैं और कहती हैं, बस आज मैं थक गई। और फिर से एक आंतरिक प्रेरणा मिलती है, अपने आँख के आँसू ऐसे कोने से पोंछते हुए हुँ, वो फिर से बोलती है और कहती है, सिपाही तो तैयार है। हुँ, और अगले दिन फिर से वो सुबह सूर्य की किरण के साथ एक योद्धा बन के सामने आती है। जी। यही धैर्य हमको जीवन में बना के चलना है, क्योंकि धैर्य की ये अद्भुत शक्ति हमको ईश्वर ने दी है। और जो काम कई लोग तबला बजा के भी नहीं कर पाते, हम अपने धैर्य की बांसुरी से सुंदरता से कर देते बहुत हैं। खूबसूरत लाइन मैम। जी, बहुत अच्छी चर्चा रही जैसा मैंने आपका आपसे धन्यवाद। कहा और मन तो हो ही नहीं रहा है कि इस चर्चा को कहीं भी विराम दिया जाए क्योंकि इतने खूबसूरत शब्द हमें सुनने को मिल रहे हैं और इतने अच्छे विचार सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि समय की एक सीमा है। आप हमारे बुलाने पर यहाँ पर आई और हम बहुत संतुष्ट हो रहे हैं कि हमारा जो बाल आयोग है एक सुरक्षित हाथों में है जिन्हें इतनी समझ है। मैडम दर्शकों जैसा हमने बताया इन्हें इन्हें साइकोलॉजी की भी पढ़ाई की है मैडम ने, साइकोलॉजी से डील भी करती हैं विभिन्न लोगों की, रक्षा क्षेत्र में भी काम कर रही हैं, डिफेंस में भी काम कर रही हैं और अब बाल आयोग भी है। तो हम मान सकते हैं कि हमारे राज्य का बचपन एक अच्छे हाथों में है और आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ इस पोज़ीशन के लिए मैडम। कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस और आप हमारे बुलाने पे आई इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपका मैम। भी बहुत-बहुत धन्यवाद। समस्त दर्शकों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और सब एक ही लाइन कहिए कि सिपाही तो तैयार है। सिपाही तो तैयार है। दर्शकों देखा आपने कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपने देखा कि वर्णिका जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, एक पत्थर इन्होंने उछाला और जब तक वो आसमान को चीर ना गया, वो बस निरंतर लड़ती रही। आज भी वो एक योद्धा के रूप में काम कर रही हैं और उनकी मंजिलें जो हमको लगता है मंजिलें और भी ऊपर तक हैं। आने वाले अंकों में ऐसी ही ओजस्विनी से आपको मिलाते रहेंगे, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।